नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। आफ्टर रिसीविंग अ शिफ्ट रिपोर्ट विच क्लाइंट रिक्वायर्स प्रायोरिटी एक्शन बाय द नर्स। शिफ्ट रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद नर्स को किस मरीज की देखभाल को प्राथमिकता देनी चाहिए। A client who suffered a shoulder dislocation and is reporting pain and numbness. A client with bone cancer who sustained a broken humerus during coughing. An older adult client diagnosed with osteoporosis and reports 6 by 10 pain from a recent hip fracture. A client who has a swollen injured ankle from a sports injury earlier in the day. तो यहाँ पर जब बात होती है शिफ्ट रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद किस मरीज को पहले देखा जाएगा, केयर की जाएगी, तो उस मरीज को जिसको ज्यादा समस्या हो सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अ क्लाइंट हु सफर्ड ए शोल्डर डिसलोकेशन एंड इज रिपोर्टिंग पेन एंड नम्बनेस। पेन एंड नम्बनेस की शिकायत करने वाले मरीज को जिसको कि शोल्डर डिसलोकेशन हुआ है उसको सबसे पहले देखना चाहिए। यही नर्स की प्रायोरिटी होगी। उसका कारण यह है क्योंकि यह जो सुन्नपन आ रहा है, नम्बनेस आ रही है, यह प्रदर्शित कर रहा है कि कहीं ना कहीं न्यूरोवैस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। न्यूरोवैस्कुलर का मतलब होता है जो नसें हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उनमें ब्लड का फ्लो सही नहीं हो रहा है। इसलिए इस मरीज को सबसे पहले देखना चाहिए, क्योंकि यदि इस को देखने में कोई प्रॉब्लम देर कर दी यदि नर्स ने या डॉक्टर ने, तो हो सकता है इस मरीज को कुछ ऐसा नुकसान हो जाए या कोई ऐसा डैमेज हो जाए जो कि उसको परमानेंट डैमेज में कन्वर्ट कर सके। इसीलिए इस ऑप्शन ए वाले मरीज को सबसे पहले नर्स को देखभाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। The chest pain that occurs intermittently over a long period with the same pattern of onset, duration and intensity of symptoms is called Prinzmetal's angina, chronic stable angina, unstable angina and angina diabeticus। वह सीने का दर्द के बारे में बात हो रही है जो कि इंटरमिटेंटली होता है और लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, लेकिन इसमें जो पैटर्न होता है ऑनसेट का वह सेम होता है, ड्यूरेशन होता है और इंटेंसिटी ये सभी सेम होते हैं। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन बी सब होगा क्रोनिक स्टेबल एंजाइना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रोनिक स्टेबल एंजाइना में ऑनसेट, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी का जो पैटर्न होता है यह समान रहता है और आराम करने से या नाइट्रोग्लिसरीन की गोली लेने से इस प्रकार का जो एंजाइना होता है इसमें आराम मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लिम्फ नोड्स फाउंड इन द चेस्ट located near the lungs and heart are called mediastinum lymph nodes, cervical lymph nodes, popliteal lymph nodes and inguinal lymph nodes। ऐसे lymph nodes जो कि चेस्ट में, लंग्स और हार्ट के पास पाए जाते हैं उनको मीडियास्टिनल lymph nodes बोला जाता है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन बी सी डी दिए गए हैं तो सर्वाइकल lymph nodes यह गर्दन में पाए जाते हैं, पॉप्लिशियल लिम्फ नोड्स यह घुटने के नी के पीछे पाए जाते हैं और इंगुइनल लिम्फ नोड्स यह ग्रोइन या जो जांघ वाला क्षेत्र होता है उसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। एज अ प्रोफाइलैक्टिक मेजर व्हाट इज यूज्ड टू प्रिवेंट chemotherapy induced neutropenia when highly myelosuppressive chemotherapy drugs are given? Antibiotics, blood transfusion, WBC, growth factors and platelets transfusion। एक
बात हो रही है यहाँ पर कि किसी पेशेंट में कीमोथेरेपी चल रही है, और कीमोथेरेपी कौन सी है? अत्यधिक माइलोसप्रेसिव कीमोथेरेपी है। जब अत्यधिक माइलोसप्रेसिव कीमोथेरेपी होता है या किन्हीं किन्हीं पेशेंट में केवल कीमोथेरेपी से भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वह प्रॉब्लम क्या है कि इस कीमोथेरेपी को देने से न्यूट्रोपीनिया मींस न्यूट्रोफिल्स कम हो रहे हैं। तो न्यूट्रोफिल्स एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। अब इसको जब न्यूट्रोफिल्स अधिक कम हो जाएंगे तो ये कंडीशन भी ठीक नहीं मानी जाएगी। इसीलिए न्यूट्रोफिल्स को कम होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो देखिए, हम लोगों के सामने बिल्कुल एक ऑप्शन दिया गया है कि डब्ल्यूबीसी ग्रोथ फैक्टर्स। निश्चित बात है, जैसे कि आपको बताया गया है कि न्यूट्रोफिल्स एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है, तो इस कंडीशन में जिसको कि कीमोथेरेपी चल रही है जिस पेशेंट को, उसको डब्ल्यूबीसी ग्रोथ फैक्टर्स दे दिए जाएंगे, क्योंकि ये ग्रोथ फैक्टर क्या करेंगे, बोन मैरो के पास पहुंचकर उसको स्टिमुलेट करेंगे और न्यूट्रोफिल्स बढ़ाने के लिए, न्यूट्रोफिल्स के प्रोडक्शन के लिए उसको स्टिमुलेट करेंगे, जिससे कि जो कमी हो गई है, न्यूट्रोपीनिया हो गया है, उसको कंपनसेट किया जा सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन सी एक बिल्कुल आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। Which route is used to administer chemotherapeutic agents in order to reduce physical discomfort, infection, and risk of extravasation associated with intravenous method? Transdermal patch, intraarterial route, intraosseous route, and central venous route. जब यहाँ पर बात हो रही है कि कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स को एडमिनिस्टर करने की, तो कौन सा ऐसा रूट है जो फिजिकल डिस्कम्फर्ट को कम करे, क्योंकि कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट देने से फिजिकल डिस्कम्फर्ट बढ़ सकता है, शारीरिक असुविधा हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, और जो एक्स्ट्रा वैसेशन है, अंतः संचरण है, मीन्स अंदर का संचरित हो जाती है जो फ्लूइड है, तो उसको रोकने के लिए कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट देने का जो सबसे अच्छा मार्ग होता है, यह होता है सेंट्रल वीनस रूट। यह रूट इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें लंबे समय तक यह कीमोथेरेपी देने के लिए सुरक्षित होता है, और इससे दवा का जो बीन है जिसपे ये दिया जा रहा है, उससे बाहर रिसना, जिसको कि एक्स्ट्रावेसेशन कहते हैं, इसका खतरा कम हो जाता है। दूसरी बात है, रिपीटेड आईवी इंसर्शन और इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है सेंट्रल वीनस रूट से कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट देने से। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है कि सेंट्रल वीनस रूट एक अच्छा रूट माना जाता है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The important use of a goniometer is to measure। गोनियोमीटर का यूज कहां पर करते हैं? मसल पावर, रेंज ऑफ मोशन, मसल टोन या मसल स्ट्रेंथ। तो गोनियोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग किसी भी जो ज्वाइंट है उसकी मूवमेंट एंगल की, कोई भी ज्वाइंट है वो उसका जो मूवमेंट हो रहा है वो कितने एंगल तक हो रहा है, उसको मापने के लिए गोनियोमीटर का प्रयोग करते हैं। और इस रेंज ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। मसल पावर हो, मसल टोन हो या मसल स्ट्रेंथ हो, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, न तो ये सब मेजर करता है। तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है बिल्कुल सही है। हम लोग एक फिगर के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से यह गोनियोमीटर होता है कि ये कितने एंगल तक कोई भी आर्म या कोई भी ज्वाइंट मूवमेंट कर रहा है, इसका रेंज ऑफ मोशन कितना है, कितनी रेंज तक ये मोशन गति कर सकता है, कोई भी जो भी आर्म है या लेग है, तो उसको मेजर करने वाला यंत्र गोनियोमीटर कहलाता है। और ये हम लोगों के सामने एक गोनियोमीटर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7. Among the following, which grade of tumor has well differentiated cells? Grade 1, grade 2, grade 3 and grade 4. Well differentiated tumor किस ग्रेड के कैंसर में नॉर्मली पाया जाता है? तो जब हम लोग बात करते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की, तो इसमें जिसमें जो ग्रेड 1 होता है, इसमें सबसे अधिक वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स पाई जाती हैं, सबसे अधिक, जिसको कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि हाँ, उसकी जो सीमा है, उसकी जो भी बाउंड्री है, बिल्कुल अलग अलग होती है। आप एक फिगर के माध्यम से अभी मैं आपको भी बताता हूं इसके, जो कि वेल डिफरेंशिएटेड किस प्रकार से इसमें दिखाई देती है। एक बात और है कि यह जो वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, ये आपको नॉर्मल सेल्स दिखेंगी, देखने में नॉर्मल सेल्स होती है, क्योंकि स्लो ग्रो होती है। इस समय ट्यूमर पहली स्टेज में होता है और कम आक्रामक होता है, एग्रेसिव होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रेड 1 में कितनी अच्छी वेल डिफरेंशिएटेड कोशिकाएं हैं। इसमें मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड है, फिर पुअरली डिफरेंशिएटेड है और इसमें अनडिफरेंशिएटेड है। इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से सब कोशिकाएं वेल डिफरेंशिएटेड हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर अच्छी तरह से इनका बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8. In the TNM classification system of cancer staging, what does N represents? Extensive lymph node involvement. Regional lymph nodes cannot be assessed. No lymph nodes involvement. Micro metastasis in lymph nodes. TNM के क्लासिफिकेशन में, जो कि कैंसर स्टेजिंग का को लिए होता है, इसमें जो एन का क्या अर्थ होता है? तो एन का अर्थ होता है रीजनल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 सही होगा। अब जो टीएनएम में टी का क्या अर्थ है, ये भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि टीएनएम यह क्या है? क्लासिफिकेशन है सिस्टम का, किसका? कैंसर की स्टेज का क्लासिफिकेशन करने वाला एक सिस्टम है, जिसमें टी का अर्थ होता है ट्यूमर की साइज, मींस ट्यूमर साइज। एन का अर्थ होता है रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट और एम का अर्थ होता है डिस्टेंट मेटास्टेसिस। तो हम लोगों ने देखा कि टीएनएम में सभी का अपना अलग अलग अर्थ है, और इस प्रकार से जो ऑप्शन 2 है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9. जो भी स्टूडेंट्स यदि इस प्रकार से हिंदी में उनको इस प्रकार का जो यहाँ पर दिया गया है प्रैक्टिस टेस्ट, हिंदी में समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, उसको आप अपने YouTube चैनल में ऑडियो ट्रैक में सेटिंग्स में जाकर के इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। Which of the following is an example of adjuvant analgesic therapy for pain management? Non-salicylate, GABA receptor agonist, mixed agonist, antagonist, partial agonist. Correct answer is option 2, GABA receptor agonist. Adjuvant analgesic, तो ऑप्शन 2 तो यहाँ सही हो गया है। अब बात करते हैं कि पेन मैनेजमेंट के लिए जो भी सहायक एनाल्जेसिक औषधियां दी जा रही हैं, तो उनका एक उदाहरण यहाँ पर पूछा गया था कि क्या है वह सहायक औषधियां जो कि दर्द में काम करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, पेन के मैनेजमेंट में प्रयोग की जाती हैं। तो यहाँ पर जब बात करते हैं एडजुवेंट एनाल्जेसिक की, ऐसी दवाएं होती हैं जिन्हें कि स्पेशली न्यूरोपैथिक पेन का मतलब होता है जो भी तंत्रिका जन्य दर्द है और कैंसर का दर्द है, या ओपियोइड्स और नॉन ओपियोइड्स के साथ इनको सहायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसमें यदि एग्जाम्पल्स की बात करें, जो गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं, इनका एग्जाम्पल होता है ये
गावा पेंटीन और प्रेगावेलिन मार्केट में बहुत अच्छी ये इनके कई ब्रांड के नाम से दवाएं आती हैं जो कि दर्द में काम उपयोग में ली जाती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 सही होगा, गावा रिसेप्टर एगोनिस्ट, जो कि एडजुवेंट एनाल्जेसिक थेरेपी का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Which guideline is used for writing the report of a randomized controlled trial research study? Equator, Stroke, Concert and Prisma. रैंडमाइज्ड कंट्रोल स्टडी कंट्रोल्ड ट्रायल RCT रिसर्च स्टडी की रिपोर्ट लिखने के लिए कौन सी गाइडलाइंस का प्रयोग किया जाता है? तो यह गाइडलाइन होती है कंसर्ट, जिसका की फुल फॉर्म होता है कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल्स। फिर से देखेंगे, कंसर्ट का फुल फॉर्म ही इसका आंसर है एक्चुअली में। यदि इसका आपको फुल फॉर्म पता होगा तो आंसर भी आपको पता चल जाएगा। कंसर्ट मीन्स होता है कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल्स। तो इसमें रिपोर्ट्स लिखने के लिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड का प्रयोग करने जब बात होती है तो यह एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है जिसको कि कंसर्ट कहा जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।